हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं ऑन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 एंड 2022। सो आज के इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपको डिस्कस करे हैं, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन करा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपका सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट बनाया है, और आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस कंटेंट में कवर करा है। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के मटेरियल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, और कॉन्टैक्ट करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट को एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। संभवतः नमूनाकरण को अन्यथा क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि संभवतः नमूनाकरण, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है, हमें ये पता लगाना है। सो अगेन हम एक एक कर हर विकल्प को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि नमूनाकरण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभवतः नमूनाकरण कहते हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम गैर संभवतः नमूनाकरण कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, जो वो किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने आबादी में से सदस्य को किस तरीके से चुन लेता है कि रैंडमली मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, संभवतः नमूनाकरण में जो रिसर्चर है, वो अपने अंदाज को, अपने जो अंदाज होती है, अपनी जो सुविधा होती है, उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदस्य को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसे हम गैर संभवतः नमूनाकरण कहते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं, वो
अपनी जो पॉपुलेशन होती है, अपनी जो आबादी होती है, उसमें से जो कुछ सदस्य को चुनते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से अपनी सुविधा के मुताबिक पॉपुलेशन में से मतलब आबादी में से सदस्य को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से रिसर्च ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब गैर संभाव्यता नमूनाकरण में से नमूनाकरण में अपने आबादी में से कुछ सदस्य को चुन लेते हैं जो कि उनका नमूनाकरण बन जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, उसको हम अन्यथा और क्या नाम से जानते हैं और क्या नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, मतलब यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये करेक्ट हो जाएगा, और विकल्प बी जो है आपका वो हो जाता है आपका गैर यादृच्छिक नमूनाकरण, जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभाव्यता नमूनाकरण को हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं, two variables are said to be perfectly negatively correlated if। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है और ये पता लगाना है, अगर दो चर पूरी तरह से नकारात्मक से संबंधित में होते हैं तो उन दो चर के बीच में कैसा संबंध होगा। अगर आपके जो दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेटेड है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, तो उन दो वेरिएबल्स के बीच में, उन दो चर के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा या फिर कैसा संबंध होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, कोरिलेशनल रिसर्च में से संबंध रिसर्च में आपके एक कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। तो आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू है ये आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में होती है। सो यहाँ पर अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, देन आप कहोगे जो आपके चर है, जो आपके वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, एक दूसरे से वो कैसे रिलेटेड होंगे, परफेक्ट नेगेटिवली। ओके, अगर -1 होगा आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो आपके जो चर है वो एक दूसरे से कैसे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। अगर आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसे सहसंबंध होगा, कि वो एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। आपको ये याद रखना है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब वहां पर आपके जो चर है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है, नो रिलेशन। ओके, आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च, आपके जो संबंधित अनुसंधान है, उसमें आपका एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, मतलब आपके जो वेरिएबल से जो चर है एक दूसरे से परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, उनके बीच में कैसा संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा। अगर आपके जो चर है और आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब आपके जो चर होंगे, दोनों चर के बीच में आपके कोई भी टू वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। वो एक दूसरे से, आपके जो चर होंगे एक दूसरे से उनका कैसा संबंध होगा कि वो एक दूसरे से नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। सो याद रखना है, जब भी परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड आ रहा है, मतलब नकारात्मक सहसंबंध आ रहा है, तो आपके जो चर है, आपके जो वेरिएबल्स है, उनके बीच में कैसा संबंध है, वो एक दूसरे से परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड होंगे। कब, जब उनकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 होती है, तो आपके चर के बीच में कैसा सहसंबंध होगा, गुणांक -1। ओके, तो यहाँ पर आपका जो
विकल्प बी होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिकल्पना परीक्षण शोध के कौन से प्रकार की मुख्य संकल्पना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? इस प्रश्न में हमें यह पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि आप कौन से प्रकार के शोध में आपकी जो परिकल्पना है उसका परीक्षण करते हैं, मतलब आप कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च में आपके हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब परीक्षण करते हो, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध, इसी शोध में आप आपकी जो परिकल्पना है उसको टेस्ट करते हैं, आपकी जो हाइपोथेसिस है उसका परीक्षण करते हो, आपकी परिकल्पना को परीक्षण करते हैं, मतलब कि जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करते हो। जैसे हाइपोथेसिस क्या बताती है कि दो वेरिएबल्स के बीच में आप कोई गेसेस करते हो, आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब प्रयोगात्मक शोध। तो इसमें क्या करते हो आप, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करते हो कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो दो वेरिएबल्स के बीच में, मतलब आप कारण और प्रभाव देखते हो किसी दो चरों के बीच में, दो चरों के बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव दिखा रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो, प्रयोगात्मक रिसर्च में आप बेसिकली करते क्या हो कि आप आपके पास जो कोई दो वेरिएबल होते हैं उस पर आप गेसेस कर लेते हो, उसको आप मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और उसी को आप आपके रिसर्च में टेस्ट करते हो कि एक वेरिएबल का क्या कारण और प्रभाव हो रहा है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा कारण और प्रभाव है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर कैसा प्रभाव है, यही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप आपकी जो परिकल्पना होती है उसको टेस्ट करते हो। सो याद रखिएगा, आपका यहाँ जो विकल्प ए आपको दे रखा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो गलत उत्तर है उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर विकल्प भी गिवन है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक शोध। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में पढ़ते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आप ऐतिहासिक शोध में आप कोई आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो, मतलब आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये गलत हो जाएगा। और विकल्प सी आपको गिवन है सर्वे रिसर्च, मतलब जिसे हम कहते हैं सर्वेक्षण शोध। इस शोध में आप क्या करते हो, आप जानकारी कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो नमूने होते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हो, आप आपकी जानकारी लेते हो, नमूनों के थ्रू आप क्या करते हो, उनसे जानकारी कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो सर्वेक्षण शोध मतलब सर्वे रिसर्च में भी आप किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो, आपकी परिकल्पना का परीक्षण नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए, जिसे हम कहेंगे प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अगला प्रश्न, नमूने के आकार को बढ़ाने से संभवत इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि अगर आप आपके नमूने के आकार को बढ़ा रहे हो, मतलब आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो सैंपलिंग एरर्स है और नॉन सैंपलिंग एरर्स है, मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है और जो गैर नमूनाकरण त्रुटि है उन पर कैसा असर होगा। तो याद रखिएगा, आपको सैंपलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैंपलिंग एरर्स मतलब गैर नमूना त्रुटि, ये होते क्या है टर्म्स, ये पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। तो पहले हम सैंपलिंग एरर्स देखते हैं। सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन होती है आपकी, सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, मतलब पॉपुलेशन से जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है और आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, सैंपल पर आप जैसे स्टडी परफॉर्म करते हो उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आप ये माइनस करोगे तो आपका हो जाता है ये सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर देखते हैं हम।
नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हो, सैंपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आपने आपके जो सैंपल्स है उन पर रिसर्च परफॉर्म किया, आपने जो आपके नमूना है नमूनों पर आपने आपके शोध परफॉर्म की, देन उसके बाद उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब एक जगह आपने उसको टेबल में फिल कर लिया, चार्ट में फिल कर लिया। तो टेबल में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर और चार्ट में उस इंफॉर्मेशन को फिल करने के टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है उसी को कहते हैं हम नॉन सैम्पलिंग एरर और गैर नमूना त्रुटि। सो आपको याद रखना है सैम्पलिंग एरर क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, और नॉन सैम्पलिंग एरर आपको जो सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नमूनों से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप जब उसको टेबल या फिर चार्ट में फिल करते हो उस टाइम पर आपसे जो गलतियां हो जाती है उसी को हम कहते हैं गैर नमूनाकरण त्रुटि और नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब आपके जो सैंपल के साइज है, सैंपल के साइज मतलब नमूने के जो आकार है उनमें उससे, और सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स मतलब नमूनाकरण त्रुटि और गैर नमूनाकरण त्रुटि में कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है। तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो सैम्पलिंग एरर होती है, सैम्पलिंग एरर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके सैंपल के साइज से, मतलब आपका सैंपल का साइज आप जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका कम सैम्पलिंग एरर होगा, उतना आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा आप सैंपल का साइज रखोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका, नॉन सैम्पलिंग एरर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से, मतलब आप जितना आपका सैंपल का साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए अपने आपके सैंपल की जो साइज है, आपके जो नमूनों के आकार है उसके बहुत ज्यादा साइज ले लिया उसका, तो आप उस केस में आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा, आपके पास ज्यादा एरर्स जमा होंगे, ज्यादा आपसे मिस्टेक्स होने के चांस होंगे। तो उस केस में आपका क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार को आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके गैर नमूना त्रुटि बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग साइज ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा आपके नमूने के आकार ज्यादा होंगे, नमूने के आकार को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका नमूनाकरण त्रुटि घटेगी। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप आपके सैंपल के साइज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाएगा और नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपके जो नमूनाकरण त्रुटि है ये घटेगी और गैर नमूनाकरण त्रुटि ये बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर आपका जो विकल्प फर्स्ट है, फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से शोध के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से एक ऐसा विकल्प है जिसकी शोध में आवश्यकता होती है, मतलब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी शोध में रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी आपकी जो रिसर्च है उसमें उसकी जरूरत होती है। तो हम एक एक कर सारे विकल्प देखेंगे, एक एक कर सारे ऑप्शंस देखेंगे और पता लगाएंगे कि रिसर्च में किस चीज की, किस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होती है और आपके शोध में किस चीज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इमेजिनरी व्यू, जिसे हम कहते हैं कल्पनात्मक दृष्टिकोण। तो कल्पनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, इमेजिनरी व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन आपने इमेजिन कर लिया, जैसे कोई स्पाइडरमैन की स्टोरी है, ये इमेजिन के बेसिस पर बनी है, आपने कुछ इमेजिन कर लिया जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो याद रखिएगा, रिसर्च हम ऐसे चीजों पे करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको आप आपकी जो लाइफ है उस पर अप्लाई कर सकते हो, लोगों पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ड्रग्स पर रिसर्च की जा सकती है, कोई इकोनॉमिक पर, कोई सोशल पॉइंट पर रिसर्च की जा सकती है, लोगों के लिए कुछ भला हो सके,
ऐसे टॉपिक पर जो लोगों के लिए यूजफुल हो सके उस पर रिसर्च की जा सकती है। इमेजिनरी व्यू पर रिसर्च नहीं हो सकती है, मतलब आपके जो कल्पनात्मक दृष्टिकोण है इस पर आप रिसर्च शोध नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे स्पाइडरमैन की स्टोरी, ये तो बस इमेजिनेशन के बेसिस पर बनाई गई थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इस चीज पर शोध नहीं की जा सकती, शोध में इस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से विकल्प भी नरेशन, नरेशन जिसे हम कहते हैं अभिकथन। तो नरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, राइटर क्या करते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। सो रिसर्च में हम हमारा जो रिसर्च टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि हम बताते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से हम उस पर रिसर्च करने वाले हैं, किस तरीके से वो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हम देखते हैं रिसर्च में बेसिकली। यहाँ पर आप रिसर्च को नरेट नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी है ये भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी देखेंगे अब हम, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं मानवीकरण। अब पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण होता क्या है, मतलब आप जो लिविंग थिंग है उनकी क्वालिटी आप गैर जीवित चीजों को बता देते हो। जैसे जीवित चीजें जैसे हो सकते हैं, जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, वॉक करते हैं, मतलब हम लोग चल सकते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि आपकी जो जमीन है ये चल सकती है। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि आप कहते हो कि जमीन चल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पर हम लेंगे तो हम ये कहेंगे कि जमीन चल सकती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की जो भी क्वालिटी है हम नॉन लिविंग थिंग को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जीवित चीजों के जो भी क्वालिटी होंगे, उनके जो भी फीचर्स होंगे हम गैर जीवित चीजों पर अप्लाई कर रहे हैं। सो से हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो रिसर्च में इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिसर्च में नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसा हम नहीं कह सकते, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन रिसर्च। मानवीकरण ये आपके शोध की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन मतलब आलोचनात्मक अन्वेषण, मतलब क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत क्रिटिकल वे में आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आप एकदम ध्यान से इन्वेस्टिगेशन करोगे। आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा, आपका जो भी रिसर्च का एम होगा कि आप इस तरीके से रिसर्च करने वाले हो, उस प्रॉब्लम का, आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है उस प्रॉब्लम का किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, उसका आप किस तरीके से उस समस्या का किस तरीके से आप हल निकालने वाले हो, इस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसको बारीकी से देखते हो और आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हो, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपकी जो शोध होती है, शोध में आलोचनात्मक अन्वेषण आवश्यकता होती है, मतलब आपके रिसर्च में क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन बहुत रिक्वायर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यहाँ पर आप रिसर्च किस तरीके से करोगे, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे आपके रिसर्च में। सो यहाँ पर आपका विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या जनगणना डैश शोध का एक उदाहरण है। पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिसर्च। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, जनसंख्या जनगणना ये किस शोध का उदाहरण होंगी, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन सेंसस है ये किस रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता करना है। सो पॉपुलेशन सेंसस मतलब कि जो जनसंख्या जनगणना होती है, ये इस शब्द का अर्थ क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन सेंसस का मीनिंग क्या होता है आपको पता, ये पहले पता होना चाहिए। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है कि जिसमें आप पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। यहाँ पर आप कोई सैंपल्स नहीं लेते हो, आप पूरी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होंगे हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप आपका नमूनों को नहीं चुन सकते हो, बल्कि आप
पूरे पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसे हम कहते हैं जनसंख्या जनगणना, जिसे हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं। तो पॉपुलेशन सेंसस में मतलब कि जनसंख्या जनगणना में आप क्या कर रहे हो, हर एक व्यक्ति से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, हर एक व्यक्ति से, हर एक मेंबर से पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो। सर्वे के थ्रू आप क्या करोगे, पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। तो यहाँ पर आपके जो जनसंख्या जनगणना है मतलब पॉपुलेशन सेंसस है, ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होंगे। तो याद रखना है आपको, जो आपका पॉपुलेशन सेंसस है मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है, ये भारत में हर 10 साल पर करवाया जाता है ये सर्वे, जिसके थ्रू आप जनसंख्या में से हर एक व्यक्ति के थ्रू जो आपकी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन सेंसस है ये आपके सर्वे रिसर्च का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपकी जो जनसंख्या जनगणना है ये आपके सर्वेक्षण शोध का उदाहरण होगी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। इंपायरिकल का मतलब क्या होता है, इंपायरिकल रिसर्च, जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंडिया न्यूक्लिक शोध। इसमें क्या होता है, आप आपके अनुभव का इस्तेमाल कर रिसर्च परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आप। तो यहाँ पर एम्पायरिकल रिसर्च में आप आपके एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और आपके अनुभव को आगे रखकर रिसर्च परफॉर्म करते हो। लेकिन पॉपुलेशन सेंसस में आपको अनुभव को, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे या फिर आप ऑब्जर्वेशंस नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड विकल्प है ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी क्लिनिकल, जिसे हम हिंदी में भी क्लिनिकल शोध कहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, जिसमें आप पॉपुलेशन के इलनेस और उनकी हेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब आपकी जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के आप हर एक मेंबर के आप क्या करोगे, इसमें क्लिनिकल रिसर्च में उनके बीमारी के बारे में आप स्टडी करोगे। सो यहाँ पर आप कोई बीमारी के बारे में किसी की स्टडी नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पर जो आपका थर्ड विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा। देन एक्शन रिसर्च, जिसे हम कहते हैं क्रियानिष्ठ। सो एक्शन रिसर्च में आप इमीडिएट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब आप कोई तत्काल समस्या को हल करते हो। सो यहाँ पर आप कोई समस्या को हल नहीं निकाल रहे हो, बल्कि आप सर्वे कंडक्ट करवाओगे। सो यहाँ पर जो आपका चौथा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प, जो कि है सर्वे सर्वेक्षण। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।